चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक तुम्हें पढ़ा देते हैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन। किसी पॉइंट का किसी प्लेन के अंदर इमेज कैसे निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लो। सपोज कर लो ए एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्लेन का भी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज निकालना है। वैसे इमेज का एक भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, मगर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आता रहा है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी होगा। इमेज क्या होता है? इस पॉइंट से तुम परपेंडिकुलर डालोगे। इमेज हमने लाइन में भी निकाला था, अगर आपको याद हो तो। सपोज कर लो कि ये परपेंडिकुलर पॉइंट बी पे आके मिल रहा है। और बी से जितना ऊपर पॉइंट ए है उतना ही नीचे तुम आ जाओ, तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा नीचे ए डैश, और यही ए डैश ए का इमेज होगा। ये जब मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाया था उसी दिन इसको पढ़ा देना चाहिए था, थोड़ा समय कम पड़ गया था। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन बना लो। लाइन का इक्वेशन बना लोगे तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दोगे। जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिखाया था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो इमेज भी मिल जाएगा। अब लाइन का इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट के अलावा लाइन के डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए होगा। अब तुम खुद ही देखो, इस प्लेन का जो नॉर्मल है ये हमारे लाइन के पैरेलल है कि नहीं? अरे जो नॉर्मल है वो प्लेन पे तो परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये नॉर्मल हमारे लाइन के पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। अब इस नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और यही नॉर्मल हमारे लाइन के लिए डायरेक्शन का काम करेगा। तो फिक्स पॉइंट मिल ही गया और डायरेक्शन मिल ही गया। बना दो इक्वेशन। क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ए बी इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले फिक्स पॉइंट ले लो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन की जगह पे नॉर्मल को ले लो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मिला तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? याद है? इसका आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल दोगे। आर्बिट्ररी पॉइंट क्या होगा इसका? x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा बी, x1 नहीं है, हाँ x1 है, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। अब तुम्हें याद होगा कि यही आर्बिट्ररी पॉइंट को हम मान लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट बी। ये सेटिस्फाई कर देगा प्लेन के इक्वेशन को, वहाँ से लैम्डा निकल जाएगा और लैम्डा को इसमें ला के डाल दोगे तो पॉइंट बी निकल जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछला कंसेप्ट उठा के देखो जिसमें मैंने पढ़ाया है कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तुम्हें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया T1, T2 और T3।
इमेज वाला कंसेप्ट याद करो ना, अब तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट लगा दोगे। लेट कर लो ए डैश को मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा और गामा, तो बी तो मिड पॉइंट होगा ना ए और ए डैश का, एंड बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। देयरफॉर अगर ए और ए डैश का मिड पॉइंट बी हो गया और इसको हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया, तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट लगाओगे x1 प्लस x2, x1 प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर t1 हो गया, और y1 प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर t2 हो गया, और z1 प्लस गामा अपॉन 2 बराबर t3 हो गया। इससे अल्फा मिलेगा कि नहीं, और इससे बीटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इससे गामा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनसे जो अल्फा बीटा गामा मिलेगा वही हो गया इमेज। अब प्रैक्टिकली इसी चीज को देखो, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं एक बार। बातचीत तो बहुत हो गई, कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस साल 3 नंबर में। फाइंड द इमेज ऑफ 2 - 1 3, इमेज ऑफ 2 - 1 3 in a plane 3x plus 2y minus z plus 5 is equal to 0। इस प्लेन में इस पॉइंट का इमेज निकालना है। ये रहा हमारा प्लेन, जो क्वेश्चन में दिया है ये है प्लेन, जिसका इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये रहा पॉइंट ए, ये ए पॉइंट दिया है 2 - 1 3, और इसी ए पॉइंट का हमें इमेज निकालना है। बच्चों क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने से ना हिंट मिलता है, गलतियां कम करोगे। तो जितना ऊपर है उतना नीचे चले जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा ए डैश, इमेज हो गया। अब तुम्हें ए डैश का इक्वेशन बनाना है, तो इस प्लेन का नॉर्मल भी देखो, ये रहा नॉर्मल एन वेक्टर। क्या है नॉर्मल? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये जो नॉर्मल है ये हमारे प्लेन के पैरेलल है, हमारे लाइन के पैरेलल है, सॉरी, तो लाइन का डायरेक्शन हो गया। इक्वेशन ऑफ ए डैश क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ए डैश इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले फिक्स पॉइंट ले लो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन ले लो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब हमें इस लाइन का और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो पहले आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल लो। आर्बिट्ररी पॉइंट इज, क्या होगा आर्बिट्ररी पॉइंट? i का 2 और i का 3 लैम्डा, j का -1 और j का 2 लैम्डा, k का 3 और k का माइनस लैम्डा। सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, सपोज आर्बिट्ररी पॉइंट is the foot of perpendicular that is point B। हमने ये मान लिया कि ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट है यही B पॉइंट है, तो B जो है ये तो लाई करना है ना जी, B लाइज ऑन द प्लेन। किस प्लेन पे लाई कर रहा है? 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आर्बिट्ररी पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई जेड के जगह पे डाल दो। ऐसे ही तो निकालते थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 3 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 लैम्डा
और उसके बाद माइनस जेड की जगह पे 3 माइनस लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। अरे एक्स वाई जेड की जगह पे इसको डाल दिया तो हो जाएगा 6 प्लस 9 लैम्डा, ये -2 प्लस 4 लैम्डा, ये -3 प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया 14 लैम्डा, और 6 5 11 में से 3 2 5 निकल गया तो 6 ही बच गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -3/7। और जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लैम्डा नॉर्मल सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन अभी एट ए टाइम बनाया, यहाँ नीचे दिख रहा है। अब इसी लैम्डा को आर्बिट्ररी पॉइंट में डाल दो। रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज b इज इक्वल टू -3/7। जब यहाँ डालोगे 2 - 9/7 हो जाएगा, -3/7 यहाँ डालोगे -1/6/7, -1 -6/7, और -3/7 यहाँ डालोगे तो प्लस हो जाएगा 3/7। यानी ये क्या मिल गया 5/7 मिल गया, और ये -13/7 मिल गया। यहाँ जोड़ो 21 और 3 24, 24/7 मिल गया। हमने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया, 5/7 -13/7 और 24/7। जब ये मिल गया तो इमेज तो निकल ही जाएगा। ये मिड पॉइंट के कंसेप्ट लगा देंगे। इमेज को मान लोगे अल्फ़ा बीटा गामा, और जगह थोड़ी कम है तो इतना ही दूर में लिख देता हूँ। B इज़ मिड पॉइंट ऑफ A डैश, देयरफॉर x1 प्लस x2 यानी अल्फ़ा प्लस 2/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7, ये x कोऑर्डिनेट, बीटा -1/2 इज इक्वल टू -13/7, और गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 24/7। इससे अल्फ़ा निकाल लो, 2 इंटू में जाएगा और ये 2 माइनस में अल्फ़ा निकल गया। यहाँ से बीटा निकाल दो, यहाँ से गामा निकाल दो। यही अल्फ़ा बीटा जो गामा आएगा वही होगा तुम्हारा इमेज, यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अब तो इमेज कर लोगे ना। तो एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाले टॉपिक से एक कंसेप्ट ये छूट गया था। अब हम आपको पढ़ाते हैं प्लेन का लास्ट टॉपिक। 6 मार्क्स में आ चुका है क्वेश्चन कई बार, लेकिन अब इस साल तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इस टॉपिक का आधा हिस्सा आ सकता है, अगर पूरा नहीं आएगा तो ध्यान से देखो। सिंपल सा टॉपिक है, एक बार में सीख जाओगे। लास्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। Condition for coplanarity of 2 lines and the equation of plane containing these 2 lines, मतलब 2 लाइन कोप्लेनर होगा, एक प्लेन पे होगा, इसका क्या कंडीशन होगा पहले तो ये बताना है। दे देगा कि हाँ 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि प्रूफ करो कि दोनों लाइन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे, और फिर तब बोलेगा कि उस प्लेन का इक्वेशन भी बनाओ। तो बच्चों तुम लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया था, तुम लोगों को याद भी होगा, भूलते तो बहुत हो। 2 पेन दे दो। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये 2 लाइन है अगर, तो ये 2 लाइन कोप्लेनर कब होगा, जब या तो दोनों पैरेलल होगा या दोनों इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, एक प्लेन पे चिपक जाएगा ये, एक प्लेन पे
चिपक जाएगा, और पैरेलल होगा तो भी चिपक जाएगा। चिपकने का मतलब क्या हुआ, इसका हर पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो, अब कटेगा कब, चलो प्लेन मान लो कि दोनों लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन से पता चल जाएगा, और इंटरसेक्ट कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, याद है तुम्हें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन का फार्मूला था मोड के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यही तो था। तो अगर दो लाइन कटेगा तो ये क्या 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये भी चला गया 0 में, यानी तुम्हारे लिए तो बच जाएगा ना A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गया। अरे भाई दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे A1 A2 B1 B2 तो निकाल ही दोगे। तो पहले A2 माइनस A1 निकाल दो, फिर B1 क्रॉस B2 निकाल दो, और दोनों का डॉट कर दो। जब दोनों का डॉट करोगे और 0 अगर आ गया तो समझ जाओ कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और तुमने दिखा दिया ये कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोप्लेनर हो गया। स्क्यू लाइन थोड़े कोप्लेनर होगा, स्क्यू लाइन तो कभी एक प्लेन पे आ ही नहीं सकता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो, यहाँ ध्यान दो। ये हो गया एक प्लेन, और इस पे होगा ये दो लाइंस, और इन दोनों लाइंस का इक्वेशन दिया है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और इसका भी दिया है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। क्वेश्चन में दे देगा कि पहले ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, और जब कोप्लेनर प्रूव हो जाए तब इस प्लेन का इक्वेशन बनाओ जिस पे ये दोनों लाइन लाई कर रहा है। तो कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं दिखाना, A1 A2 B1 B2 मिल जाए ये चीज़ दिखा दो। यानी इफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, देन लाइन्स intersects each other, that means lines are coplanar, ध्यान से देखो, इतना सिर्फ दिखा देने से ये साबित हो गया कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। अब हमें अपने प्लेन का इक्वेशन चाहिए, और प्लेन का इक्वेशन चाहिए। स्टार फार्मूला तुम लोगों को याद है कि भूल गए? क्या था स्टार फार्मूला? R डॉट N इज इक्वल टू, अब प्लेन का इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो हम नॉर्मल और A के पीछे भागेंगे ना, कि हमें A कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल कहाँ से मिलेगा, ये दोनों चीज़ मिल जाएगा तो इक्वेशन भी बना देंगे। और हमारे पास मटेरियल क्या है, सिर्फ इन दोनों लाइंस की इक्वेशन। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये लाइन इस प्लेन से गुजरेगा, पास करेगा, तो इसका जो ये A1 पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर होगा कि नहीं होगा? अब तुम में से किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो, अरे भाई पॉइंट यहाँ होगा तो प्लेन हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अगर लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है तो हमारे प्लेन का कोई फिक्स एरिया थोड़े ना होता है, जहाँ भागेगा वहाँ प्लेन जाकर उसको घेर लेगा, पकड़ लेगा। यानी लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो लाई करेगा। ठीक वैसे ही ये A2 है, A2 भी होगा इस पे। अब बताओ, हम एक पॉइंट ढूंढ रहे थे, हमें दो पॉइंट मिल गया। A1 भी है, A2 भी है। A1 A2 में से किसी को भी तुम यूज कर सकते हो। ये जो स्टार फार्मूले में पॉइंट A चाहिए वहाँ पे A1 को भी यूज कर सकते हो और A2 को भी। तो चलो पॉइंट का तो कमी दूर हो गया, अब नॉर्मल के पीछे भागो। तो नॉर्मल के लिए क्या बताया था, दो वेक्टर ढूंढो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, लेकिन वो दो वेक्टर या तो प्लेन के ऊपर होना चाहिए या प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन है ना जी? तो मिल गया हो। तो अब इसी लाइन को थोड़ा आगे तक पढ़ो। ये B1 क्या है?
डायरेक्शन मतलब लाइन के पैरेलल तो होगा, यानी B1 वेक्टर इसके पैरेलल हो गया, इस लाइन के, और B2 वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल हो गया, दूसरी वाली लाइन के। ये B1 वेक्टर हो गया और ये B2 वेक्टर हो गया, मिल गया 2 वेक्टर। अगर इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो अगर लाइन के पैरेलल है तो हमारे प्लेन के भी पैरेलल हुआ, ये भी लाइन के पैरेलल है तो हमारे प्लेन के पैरेलल हो गया। तो प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर मिल नहीं गया। अब अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जो B1 B2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अरे क्रॉस प्रोडक्ट यही तो पढ़ते आ रहे। यस सर। ये क्या है? ये हमने B1 क्रॉस B2 किया है, और B1 क्रॉस B2 करेंगे तो ये वेक्टर B1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और B2 पे भी होगा। अरे तो ये हमारे प्लेन पे भी तो होगा परपेंडिकुलर। यस सर। अगर मान लो कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो इसको, आप बोलो ये है नहीं हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर। या हम ये भी कर सकते थे, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते तो एक वेक्टर यहां से मिल जाता, यस सर। एक AB वेक्टर मिल जाता। आप B1 B2 में से कोई एक ले लो, तब भी नॉर्मल वही आएगा। एक AB ले लो, आप B1 और B2 में से कोई एक ले लो, तब भी हमारा नॉर्मल। अब प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा? स्टार फॉर्मूले में डालोगे, रिक्वायर्ड प्लेन इज R डॉट नॉर्मल का मतलब हो गया B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू। अब पॉइंट किसको यूज करें? पॉइंट दोनों में से किसी को भी यूज करोगे, आंसर के ऊपर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ ये जो तुमने साबित किया था, अगर B1 क्रॉस B2 का A2 से डॉट करोगे तो क्या लिखोगे? A2 डॉट B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 का A1 से करोगे तो A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और बराबर 0 है। अगर मैं इसको उठा के इधर ले गया, बराबर के दूसरी तरफ ले गया, तो तुम्हें मिलेगा ना A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले ये बताओ। अरे भाई तो यहाँ भी तो वही बनने जा रहा है। स्टार फॉर्मूले में अगर A1 डाल दोगे तो नॉर्मल की जगह पे, n की जगह पे यही तो रहा नॉर्मल, B1 क्रॉस B2 जो यहाँ भी यूज किया है, B1 क्रॉस B2 आ गया। और अगर A2 डालोगे तो A2 डॉट B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। ये दोनों तो बराबर होता है ना, इस क्वेश्चन के लिए तो बराबर हुआ। तो A1 A2 किसी को भी यहाँ पे यूज कर लोगे, तुम्हें प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा, मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या इस फार्मूले को रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्टार फार्मूला तुम्हें याद रखना है, नॉर्मल निकालने का मेथड याद रखना है, तुम्हारा काम आसान हो गया। चलो, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही थी। अगर लाइन पैरेलल हो तो केस 2 आ गया इसमें। इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हो तो, लाइन पैरेलल होगा तो उसकी पहचान क्या होगी? डायरेक्शन सेम होगा। अरे B1 B2 सेम होगा। तो लाइन जब पैरेलल होगा तो कोप्लेनर तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 लाइन अगर पैरेलल होगा तो वो कोप्लेनर होगा। खाली पैरेलल लाइन होना ही कोप्लेनर हो गया। ये रहा हमारा प्लेन। अब हमें सिर्फ प्लेन का इक्वेशन बनाना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। यहाँ तो भाई ये साबित करोगे, उसमें समय लगेगा, फिर इक्वेशन बनाओगे। यहाँ तो कुछ साबित करना नहीं है, सीधा इक्वेशन बनाना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। एक लाइन ये हो गया, इसी के पैरेलल दूसरा लाइन ये हो गया। है हिम्मत तो थोड़ी देर और देख के दिखाओ। A1 प्लस लैम्डा B हो गया, और इसका इक्वेशन R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B हो गया। दोनों में B होगा, B। अब हमें इस प्लेन का इक्वेशन बनाना है।
तो यहाँ हमें ए बी वेक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही वेक्टर के पैरेलल है और वो वेक्टर है बी। यहाँ तो b1 b2 मिल गया, काम चल गया, खाली b से थोड़े काम चलेगा। दूसरा वेक्टर ढूंढोगे तो ये a1 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया a1 और इसको a मान लिया, और ये a2 से पास कर रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a2 वेक्टर और इसको b मान लिया। और जैसे ही ज्वाइन करेंगे ab वेक्टर बनाएंगे, हमारी मुराद, मन की मुराद पूरी हो गई, हमें दूसरा वेक्टर ab वेक्टर मिल गया। अब एक वेक्टर प्लेन के ऊपर मिल गया ए बी और एक बी प्लेन के पैरेलल मिल गया या ऊपर मिल गया। इन दोनों वेक्टर्स का जब क्रॉस करोगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस का यही तो कंसेप्ट है। ये जो वेक्टर मिलेगा ये इस पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, साथ ही साथ इस पे ए बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये मिला कैसे? यही प्लेन का नॉर्मल है बाबू। ये मिला जब हमने ए बी का क्रॉस किया बी के साथ। ए बी मीन्स ए बी वैक्टर कैसे बना? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और क्रॉस में बी। इसको थोड़ा अलग लिख दूं कि समझने में दिक्कत ना हो, तुम लोग नोट्स तैयार करते हो इससे। अब नॉर्मल मिल गया और फिक्स पॉइंट के तौर पे इस बार हम a1 को यूज करेंगे, क्योंकि ए बी वेक्टर इन्वॉल्व हुआ नॉर्मल निकालने के लिए। तो जब ए बी वेक्टर इन्वॉल्व हो गया तो इनिशियल पॉइंट को अक्सर यूज किया जाता है, तो सिर्फ a1 को यूज करेंगे और नॉर्मल हमारे पास है ही। डाल दो इसे स्टार फार्मूले में, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड प्लेन इज, डालो r डॉट नॉर्मल। ढूंढो भाई नॉर्मल, बाप रे भयानक नॉर्मल है। a2 माइनस a1 क्रॉस b इज इक्वल टू a की जगह पे हम a1 को यूज करेंगे, a1 डॉट a2 माइनस a1 क्रॉस b। किसकी इतनी हिम्मत है कि इस फॉर्मूले को याद कर ले? ऐसे इससे पहले ऐसे कितने फार्मूले बन चुके हैं। मैं भी तो नहीं कह रहा याद करने के लिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें इस कंसेप्ट को समझने के लिए बोल रहा हूँ। और मैंने पहली क्लास में ही बोल दिया था, प्लेन के पहली क्लास में, आज लास्ट हो रहा है, कि ये हत्यारा है, ये खूनी है स्टार फार्मूला। और तुमने देखा होगा कितने फार्मूलों का इसने कत्ल किया तुम्हारे सामने। अब तुम्हें एक एग्जाम्पल देना बनता है। प्लेन तो ख़त्म हो गया, इसके साथ ही एक एग्जाम्पल देना बनता है इसके ऊपर कि एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो चलो हम दोनों में से किसी एक के ऊपर, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसके ऊपर, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और अगली क्लास से हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। और प्रोबेबिलिटी मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ एक। चलो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मेरे को भी, तो थोड़ा शांत रहना। शो that the lines x minus 1 upon minus 1 is equal to y minus 4 upon 1 is equal to z minus 1 upon minus 4। शांत रहो। x plus 2 upon 2 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z plus 3 upon 4। x minus 1 upon minus 1 is equal to y minus 4 upon 1 is equal to z minus 1 upon minus 1, and x plus 2 upon 2 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z plus 3 upon 4 are coplanar। पहले तो ये दिखाना है।
also find the equation of plane containing these two lines, पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता था, अब इसका आधा अधूरा पार्ट आ सकता है। ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, सीधे बोल देगा कि उस प्लेन का इक्वेशन बनाओ जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है। अब सॉल्यूशन देखो, हमें ये पता है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 दिखाना है। पहले लिखोगे, लेट किया a1 a2 एंड b1 b2 आर द फिक्स्ड पॉइंट्स and directions of given lines। इतना तो लिखना बनता है। हमने ये मान लिया कि a1 a2 वो पॉइंट है जिससे दोनों लाइन पास कर रहा है, और b1 b2 इन दोनों लाइन का डायरेक्शन है। वेयर अब a1 क्या है ये निकालेंगे, a2 क्या है ये भी निकालेंगे, b1 क्या है ये निकालेंगे, और b2 क्या है ये भी निकालेंगे। इतना निकालने के बाद तब हम a2 माइनस a1 करेंगे, b1 क्रॉस b2 करेंगे, और तब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये फाइनल, यहाँ जाके पता चलेगा कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है या नहीं है। अब a1 क्या है, यानी ये लाइन किस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। कई सारे बच्चे 2-4-10 दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं कि माइनस में प्लस लेना है या माइनस ही लेना है, क्योंकि डायरेक्शन तो एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन ऊपर माइनस को प्लस में लेते हैं, प्लस को माइनस में लेते हैं। तो थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। a2 क्या होगा जिससे ये पास कर रहा है, -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। b1 पहले लाइन का डायरेक्शन माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, और b2 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटाओ, इसमें से इसको घटा दोगे -3 आई कैप, इसमें से इसको घटाओगे -3 जे कैप, और इसमें से इसको घटाओगे -4 के कैप। अब b1 क्रॉस b2 करना है तो बनाओ डिटर्मिनेंट, आई जे के डालो। पहले b1 का डायरेक्शन रेशियो -1 1 -4, फिर b2 का 2 1 4। अब एक्सपेंड करो, i इंटू 4 प्लस 4 8 आई कैप, माइनस जे इंटू ये रो कॉलम छुपा दिया -4 प्लस 8 यानी -4 जे कैप, और k इंटू -1 -2 -3 के कैप। ये निकल गया b1 क्रॉस b2, और ये रहा a2 माइनस a1। अब इन दोनों का डॉट करो, तो i का i से करोगे तो -24 हो गया, j का j से करोगे प्लस का 12 हो गया, k का k से करोगे प्लस का 12। अरे भाई ये तो 0 आ गया। इससे ये साबित हो गया देयरफॉर गिवन लाइंस विल बी कोप्लेनर, यानी क्वेश्चन सही बन गया। क्वेश्चन सोचना पड़ता है ना कि ये लास्ट में आगे 0 है, यानी मान लो 0 नहीं आता तो हम लिख देते कोप्लेनर नहीं है, और जब एक प्लेन पे है ही नहीं तो इक्वेशन क्या बनाएंगे। अब बनाएंगे प्लेन का इक्वेशन। तो इसका डायग्राम जैसे ही तुम बनाओगे, कहीं रफ में ड्रॉ करोगे, तो तुम्हें याद आएगा कि क्लियरली द नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन,
इज n वेक्टर इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, और ये हम पहले निकाल के बैठे हुए हैं, यानी नॉर्मल निकल गया 8i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। नाउ रिक्वायर्ड प्लेन इज डाल दो स्टार फार्मूले में, ये रहा नॉर्मल और फिक्स पॉइंट, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। रिक्वायर्ड प्लेन r डॉट नॉर्मल हो गया 8i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू a1 डॉट नॉर्मल कर दो इसका, और नॉर्मल का डॉट i का i से कर दोगे 8, j का j से माइनस 16 और k का k से माइनस 3, यानी हमें मिल गया r डॉट 8i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू माइनस का 11। ये रहा प्लेन का इक्वेशन। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 8x माइनस 4y माइनस 3z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? यही था हमारे प्लेन का लास्ट टॉपिक।